क्या कभी इस बात पर गौर किया है कि एक 30 या 40 साल का इंसान जिसकी लंबाई और शरीर का आकार बरसों पहले बढ़ना रुक गया था, वो आज भी हर दिन कैसे बड़ा हो रहा है? हाँ, ये एक ऐसा सवाल है जो सच में हमें सोचने पर मजबूर कर देता है। बिल्कुल। तो द डीप डाइव के इस नए और रोमांचक विस्तृत विश्लेषण में स्वागत है। आज के हमारे इस चर्चा का आधार कुछ बेहद खास अध्ययन सामग्रियां और नोट्स हैं। और ये नोट्स मानव विकास और सीखने की पूरी प्रक्रिया की परतों को बहुत ही खूबसूरती से खोलते हैं। एकदम सही कहा। आज का हमारा जो मिशन है ना, वो ये समझना है कि इंसान गर्भ से लेकर कब्र तक, जिसे वूम टू टूम कहा जाता है, वो कैसे विकसित होता है। जी, और सीखने वालों के लिए ये समझना भी दिलचस्प है कि केवल आकार में बड़े होने और वास्तविक यानी जिसे हम असली विकास कहते हैं, उसमें बुनियादी अंतर क्या है। हाँ, और रोज विकास और सीखने के बीच एक मुर्गी और अंडे वाला रिश्ता है ना, उसे भी सुलझाना है आज। मुझे तो ये देखकर बहुत उत्सुकता हो रही है कि कैसे ये नोट्स एक इंसान के जीवन की पूरी यात्रा को बस कुछ पन्नों में समेट देते हैं। बिल्कुल, और यहाँ एक बात स्पष्ट करना बहुत जरूरी है। अक्सर जब हम विकास या डेवलपमेंट की बात करते हैं तो ध्यान सिर्फ स्कूल जाने वाले बच्चों पर चला जाता है ना? हाँ, अक्सर ऐसा ही होता है। लेकिन इन स्रोतों से जो सबसे बड़ी बात निकल कर आती है वो ये है कि मानव मस्तिष्क और शरीर का एक साथ काम करना जीवन के हर चरण में जारी रहता है। ये सिर्फ बच्चों का विषय नहीं है। मतलब ये एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। बिल्कुल। हम इंसानों के रूप में कैसे सीखते हैं, कैसे अपने अनुभवों को खुद में समाहित करते हैं, ये सब इस बात पर निर्भर करता है कि हम विकास और वृद्धि के बारीक अंतर को कितनी गहराई से समझते हैं। तो फिर चलिए इसे विस्तार से समझते हैं। सबसे पहले उस बुनियादी अंतर को ही साफ करते हैं जो अक्सर उलझन पैदा करता है। अभिवृद्धि यानी ग्रोथ और विकास यानी डेवलपमेंट। सही पॉइंट है। आम बातचीत में तो हम इन दोनों शब्दों को एक ही मान लेते हैं। हाँ, लेकिन हमारे स्रोतों के अनुसार ये दोनों बिल्कुल अलग धारणाएं हैं। विकास एक ऐसी प्रक्रिया है जो गर्भ से शुरू होकर मृत्यु तक चलती है, जिसे हमने वूम टू टूम कहा। एग्जैक्टली। इसमें शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और संवेगात्मक, मतलब सभी प्रकार के प्रगतिशील बदलाव शामिल होते हैं। यहाँ जो आपने प्रगतिशील शब्द इस्तेमाल किया वो बहुत महत्वपूर्ण है। इसका मतलब है कि ये बदलाव यादृच्छिक या रैंडम नहीं है। ये एक निश्चित दिशा में होते हैं और व्यक्ति को अधिक परिपक्व बनाते हैं। अच्छा, तो फिर अभिवृद्धि क्या है? जब हम अभिवृद्धि या ग्रोथ की बात करते हैं तो वो केवल बाहरी और मात्रात्मक बदलावों तक सीमित है। जैसे किसी का वजन 60 किलो हो जाना या लंबाई 5 फीट 8 इंच हो जाना, मतलब जिसे हम नाप तौल सकते हैं। बिल्कुल। और अभिवृद्धि की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि वो जीवन भर नहीं चलती। एक निश्चित समय या परिपक्वता के आने पर, जिसे हम जैविक परिपक्वता कहते हैं, अभिवृद्धि पूरी तरह से रुक जाती है। मैं इसे ऐसे सोच रही हूँ, क्या हम ये कह सकते हैं कि अभिवृद्धि एक स्मार्टफोन के हार्डवेयर को अपग्रेड करने जैसा है? वो कैसे, थोड़ा समझाइए। जैसे आपने एक नया फोन लिया जिसकी स्क्रीन बड़ी है, बैटरी भारी है, ये एक बाहरी और मात्रात्मक बदलाव हुआ ना, और ये एक समय के बाद रुक जाता है। मतलब आप रोज तो फोन का आकार नहीं बढ़ा सकते। हाँ, ये तो मुमकिन नहीं है। लेकिन विकास उस फोन के अंदर जीवन भर चलने वाला सॉफ्टवेयर अपडेट की तरह है, जो नए फीचर्स लाता है, पुरानी गलतियों को सुधारता है और फोन के काम करने की क्षमता यानी उसकी फंक्शनल स्थिति को लगातार बेहतर बनाता रहता है। क्या ये सही तुलना है? अरे वाह, ये उदाहरण तो इस अंतर के पीछे के विज्ञान को बिल्कुल सटीक रूप से सामने रखता है। अभिवृद्धि संरचनात्मक है, मतलब ये ढांचे को बदलती है, जैसे फोन का हार्डवेयर। बिल्कुल। जबकि विकास कार्यात्मक है, यह कार्यकुशलता और व्यवहार में गुणात्मक सुधार लाता है। आप किसी की लंबाई इंच में माप सकते हैं, लेकिन किसी के धैर्य या उसकी भावनात्मक स्थिरता को किलो में नहीं मापा जा सकता। हाँ, उनका केवल अवलोकन किया जा सकता है। एग्जैक्टली। इसलिए अभिवृद्धि का क्षेत्र सीमित है, वो विकास का एक छोटा सा हिस्सा है, जबकि विकास बहुत विस्तृत है। पर यहाँ मेरे दिमाग में एक बहुत ही दिलचस्प बात या कहूँ कि एक सवाल आ रहा है। जी पूछिए। अगर विकास जीवन भर चलने वाला सॉफ्टवेयर अपडेट है जो हमेशा प्रगतिशील होता है, तो बुढ़ापे में लोगों की याददाश्त क्यों कमजोर होने लगती है? ये एक बहुत ही वाजिब सवाल है। मेरा मतलब है, शरीर ढलने लगता है, सोचने की गति धीमी हो जाती है। क्या हम उस गिरावट को भी प्रगतिशील विकास कह सकते हैं? ये तो मुझे उल्टा पीछे जाने जैसा लग रहा है। देखिए, जब हम विकास को प्रगतिशील कहते हैं तो उसका मतलब सिर्फ नई चीजें जोड़ना नहीं होता।
इसका मतलब परिस्थितियों के अनुसार खुद को ढालना भी है। अच्छा। हाँ, बुढ़ापे में भले ही सूचनाओं को प्रोसेस करने की गति या शारीरिक ताकत कम हो जाती है, जो कि फिर से एक संरचनात्मक बदलाव है, लेकिन अनुभव, ज्ञान का एकीकरण और भावनात्मक स्थिरता अक्सर बढ़ती है। समझ रही हूँ। इसे मनोविज्ञान में क्रिस्टलाइज्ड इंटेलिजेंस भी कहा जाता है। एक बुजुर्ग व्यक्ति शायद तेजी से दौड़ न सके, लेकिन जीवन की जटिल समस्याओं को समझने का उनका नजरिया, जिसे हम विजडम कहते हैं, वो विकसित होता रहता है। ये भी कार्यात्मक विकास ही है। ये नजरिया सच में बहुत गहराई देता है। तो अब चूंकि हमने ये स्थापित कर लिया है कि विकास जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है, तो सवाल ये उठता है कि आखिर हमारे अंदर ये विकास किन किन मोर्चों पर चल रहा है। जी, हमारे स्रोतों के अनुसार इसे मुख्य रूप से 4 आयामों में बांटा गया है। इसे याद रखने के लिए एक छोटी सी शॉर्ट ट्रिक भी है, PCSE। इमोशनल। बिल्कुल सही। सबसे पहले आता है P से शारीरिक विकास। यह सिर्फ शरीर का आकार बढ़ना नहीं है, बल्कि मांसपेशियों पर नियंत्रण पाना भी है, जिसे गत्यात्मक विकास या मोटर डेवलपमेंट कहा गया है। और इसके भी 2 हिस्से होते हैं ना? हाँ, स्थूल गत्यात्मक कौशल और सूक्ष्म गत्यात्मक कौशल। गत्यात्मक विकास असल में यह तय करता है कि हम अपने भौतिक वातावरण के साथ कैसे तालमेल बिठाते हैं। तो स्थूल और सूक्ष्म में क्या अंतर हुआ? स्थूल गत्यात्मक कौशल यानी ग्रॉस मोटर स्किल्स में शरीर की बड़ी मांसपेशियों का इस्तेमाल होता है, जैसे दौड़ना, कूदना, तैरना। एक बच्चा जब पहली बार बिना गिरे चलने की कोशिश करता है, तो वो अपनी जांघों और पीठ की बड़ी मांसपेशियों का उपयोग कर रहा होता है। और सूक्ष्म कौशल? सूक्ष्म गत्यात्मक कौशल या फाइन मोटर स्किल्स में हाथों, उंगलियों और आंखों की छोटी मांसपेशियों का बारीक समन्वय होता है, जैसे लिखना या चित्र बनाना। अगर हम इसे रोजमर्रा की जिंदगी से जोड़ें, तो स्थूल कौशल कार की स्टीयरिंग व्हील को पूरी ताकत से घुमाने जैसा है, जिसमें आपके पूरे हाथ और कंधे की बड़ी मांसपेशियां लग रही हैं। बहुत बढ़िया तुलना है। लेकिन जो सूक्ष्म कौशल है, वो कार के डैशबोर्ड पर लगे रेडियो के उस छोटे से वॉल्यूम बटन को अपनी 2 उंगलियों से सेट करने जैसा है। मतलब सुई में धागा डालना देखने में कितना छोटा काम लगता है, लेकिन वो छोटी मांसपेशियों के बेहतरीन तालमेल का कमाल है। एकदम सही। सुई में धागा डालना या पिन को पकड़कर लिखना, ये मस्तिष्क और उंगलियों के बीच एक जटिल संवाद है। और यहीं से हम दूसरे आयाम की ओर बढ़ते हैं, यानी C से संज्ञानात्मक या मानसिक विकास, मतलब कॉग्निटिव डेवलपमेंट। हाँ, इसका अर्थ है दुनिया को समझने की क्षमता का विकसित होना। सोचना, याद रखना, समस्या का समाधान निकालना और भाषा को समझना, ये सब इसी का हिस्सा है। तो अगर हम उस रेडियो वाले उदाहरण पर वापस जाएं, तो उंगलियों से वॉल्यूम बटन घुमाना शारीरिक विकास हुआ। जी। लेकिन ये समझना कि वॉल्यूम कितना बढ़ाना है ताकि गाना अच्छा लगे और कान भी ना फटे, वो संज्ञानात्मक विकास है। हाँ, बिल्कुल, आपने इसे बहुत अच्छे से जोड़ा। और इसके बाद जो 2 आयाम आते हैं, S से सामाजिक विकास और E से संवेगात्मक विकास, ये भी उतने ही महत्वपूर्ण है। हाँ, क्योंकि हम अकेले एक कमरे में तो रहते नहीं हैं, समाज में रहना है, तो सामाजिक विकास जरूरी है। सामाजिक विकास समाज के नियमों को समझना, सहयोग करना और रिश्ते बनाने की कला है। जब एक बच्चा सीखता है कि खेलते समय अपनी बारी का इंतजार करना है, तो वो समाज का हिस्सा बन रहा होता है। और संवेगात्मक विकास यानी इमोशनल डेवलपमेंट अपनी और दूसरों की भावनाओं को पहचानने के बारे में है ना? एग्जैक्टली। गुस्सा आने पर किसी को मारना नहीं है, बल्कि अपनी बात कहनी है। ये संवेगात्मक विकास की निशानी है। और ये चारों आयाम PCSE एक दूसरे से अलग थलग नहीं है। मुझे लगता है ये एक पूरी चेन रिएक्शन की तरह काम करते हैं। वो कैसे? देखिए, अगर किसी बच्चे का शारीरिक विकास अच्छा है, वो स्वस्थ है, तो उसके पास दुनिया को खोजने की ऊर्जा होगी, जिससे उसका मानसिक विकास तेज होगा। वो बाहर जाएगा तो नए दोस्त बनाएगा। जो सामाजिक विकास हुआ और खेल के दौरान जीत हार का सामना करने से उसका संवेगात्मक विकास होगा। इस अंतर संबंध को समझना बहुत जरूरी है। अगर किसी एक क्षेत्र में विकास बाधित होता है, तो उसका असर बाकी सब पर पड़ता है। इसलिए ये एक समग्र या होलिस्टिक प्रक्रिया है। तो इस सब का असल मतलब क्या है? मतलब क्या ये पूरी प्रक्रिया बेतरतीब ढंग से चलती है, या प्रकृति ने इसके लिए कोई ब्लूप्रिंट तैयार किया है? इसका जवाब हमारे स्रोतों में दिए गए विकास के मुख्य सिद्धांतों में छिपा है। इसे याद रखने के लिए हम कोपिड्स जैसी कोई ट्रिक सोच सकते हैं। अच्छा, तो ये सिद्धांत बताते हैं कि विकास कैसे होता है। जी, सबसे पहला सिद्धांत है निरंतरता का सिद्धांत, जिसके बारे में हमने शुरू में भी बात की कि ये वूम टू टूम चलता है। लेकिन दूसरा सिद्धांत बहुत दिलचस्प है, सामान्य से विशिष्ट की ओर। सामान्य से विशिष्ट, इसका क्या मतलब हुआ? एक नवजात शिशु को देखें।
अगर उसे भूख लगती है तो वो अपना पूरा शरीर हिलाकर हाथ पैर मारकर रोता है। ये एक सामान्य प्रतिक्रिया है। हाँ, बच्चे ऐसे ही करते हैं। लेकिन जैसे जैसे उसका विकास होता है, प्रतिक्रियाएं विशिष्ट होने लगती हैं। बाद में वो केवल आंखों से आंसू निकालकर और आवाज से अपनी तकलीफ बताता है। अरे वाह! इसी तरह खिलौने को पकड़ने के लिए बच्चा पहले अपनी पूरी बाह का इस्तेमाल करता है, बाद में सिर्फ 2 उंगलियों से उठा लेता है। समझ गई। और इसके साथ ही पूर्वानुमान का सिद्धांत भी जुड़ा है ना? मतलब हमें पहले से पता होता है कि बच्चा पहले बैठेगा, फिर रेंगेगा और फिर चलेगा। बिल्कुल, विकास की भविष्यवाणी की जा सकती है, लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा पेच है। वो क्या? पूर्वानुमान का मतलब ये नहीं है कि हर बच्चा कैलेंडर की तारीखों के हिसाब से चलेगा, और यहीं पर व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत लागू होता है। हर इंसान के विकास की दर अलग होती है। यहाँ मैं थोड़ा रुकना चाहूंगी। अगर विकास की भविष्यवाणी की जा सकती है और साथ ही हर इंसान के विकास की दर अलग भी है, तो ये दोनों बातें एक साथ कैसे सच हो सकती हैं? ये तो विरोधाभासी लग रहा है मुझे। ये एक बहुत ही शानदार पॉइंट है। इसका जवाब विकास के क्रम और दर के बीच के अंतर में है। विकास का क्रम या सीक्वेंस सबके लिए एक जैसा होता है। मतलब हर बच्चा पहले बैठेगा फिर ही चलेगा? जी, ऐसा कभी नहीं होगा कि बच्चा पहले दौड़ना शुरू कर दे। क्रम निश्चित है, लेकिन उस क्रम से गुजरने की दर या स्पीड हर व्यक्ति के लिए अलग अलग होती है। अच्छा, अब मैं समझी। तो हम बता सकते हैं कि अगला कदम क्या होगा, लेकिन वो कदम कब उठाया जाएगा ये बच्चे पे निर्भर करता है। एग्जैक्टली। अब आते हैं विकास के सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत पर, दिशा का सिद्धांत। इसमें 2 प्रक्रिया बताई गई हैं, सिरोपदोन्मुखी और समीप दूरभिमुखी। ये नाम तो काफी भारी हैं। सिरोपदोन्मुखी मतलब सिर से पैर की ओर, है ना? हाँ, सेफेलोकॉर्डल दिशा। विकास हमेशा सिर से पैर की ओर होता है। गर्भ के अंदर भी सबसे पहले भ्रूण का सिर विकसित होता है। जन्म के बाद भी बच्चा सबसे पहले अपनी गर्दन संभालता है, फिर धड़ और अंत में पैर। इसके पीछे का कारण मुझे बहुत ही तार्किक लगता है। आप क्या सोचती हैं इसके बारे में? देखिए, हमारा मस्तिष्क पूरे शरीर का कंट्रोल रूम है, तो प्रकृति ने सबसे पहले कंट्रोल रूम को स्थापित किया ताकि वहां से बाकी शरीर को निर्देश भेजे जा सकें। बिना विकसित मस्तिष्क के हाथ पैर का तो कोई फायदा ही नहीं है। बहुत ही सटीक विश्लेषण है। प्रकृति की प्राथमिकताएं बिल्कुल स्पष्ट हैं। इसी तरह दूसरी दिशा है समीप दूरभिमुख या प्रॉक्सिमोडिस्टल। इसका अर्थ है केंद्र से बाहर की ओर? सही जी। शरीर के मध्य भाग जैसे रीढ़ की हड्डी, हृदय और फेफड़े पहले विकसित होते हैं, उसके बाद बाहें, फिर हाथ और सबसे अंत में उंगलियां। जीवित रहने के लिए हृदय का धड़कना उंगलियों से चित्र बनाने से कहीं ज्यादा जरूरी है। अब अगर हम अंतिम सिद्धांत को देखें, वर्तुलाकार बनाम रेखीय सिद्धांत, तो ये बताता है कि इंसान का विकास एक सीधी सड़क पर चलने जैसा नहीं है। ये स्पाइरल वर्सेस लीनियर की बात करता है। इसका मतलब है कि कोई भी नई चीज सीखने के बाद हम शायद थोड़ा पीछे हटते हैं, उसे अपने दिमाग या शरीर में पक्का करते हैं, जिसे समेकित करना कहते हैं, और फिर आगे बढ़ते हैं। ये तो ऐसा है जैसे किसी स्प्रिंग को खींचना। ये स्प्रिंग वाली एनालॉजी इसे बखूबी समझाती है। विकास कभी एक सीधी रेखा में नहीं होता। जब कोई नई क्षमता विकसित होती है तो शरीर और मस्तिष्क को उसे अपनी पुरानी क्षमताओं के साथ जोड़ने के लिए समय चाहिए होता है। इसलिए कई बार लगता है कि बच्चा कुछ नया नहीं कर रहा है, लेकिन असल में वो अंदर ही अंदर उस सीखी हुई चीज को पक्का कर रहा होता है। एक बार वो क्षमता पक्की हो जाए तो विकास फिर से आगे की ओर छलांग लगाता है। और ये हम वयस्कों पर भी लागू होता है। जैसे जब हम कोई नई भाषा सीखते हैं तो एक समय आता है जब लगता है कि हम अटक गए हैं। बिल्कुल। अब तक हमने प्राकृतिक विकास की बहुत बात कर ली, लेकिन सक्रिय रूप से सीखने का क्या? इन नोट्स में अधिगम यानी लर्निंग और विकास के बीच एक बहुत ही गहरा संबंध बताया गया है। हाँ, और यहाँ अधिगम की परिभाषा को समझना बहुत जरूरी है। अभ्यास, प्रशिक्षण और अनुभव के कारण हमारे व्यवहार में जो अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन आता है, सिर्फ उसे ही अधिगम माना जाता है। अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन, इसका मतलब है कि अगर कोई परीक्षा पास करने के लिए रात भर रटता है और 2 दिन बाद सब भूल जाता है, तो उसने तकनीकी रूप से कुछ सीखा नहीं। बिल्कुल नहीं, रटने को अधिगम नहीं माना जाता क्योंकि वो अस्थायी है। इसी तरह बीमारी या थकान के कारण आया बदलाव भी सीखना नहीं है। तो फिर विकास और अधिगम का आपस में क्या रिश्ता है?
ये वो मुर्गी और अंडे वाली बात हो गई ना? हाँ, ये दोनों पूरी तरह से एक दूसरे पर निर्भर हैं। यहाँ परिपक्वता या मैच्योरेशन की भूमिका सबसे अहम हो जाती है। जैविक परिपक्वता अधिगम के लिए एक बेस तैयार करती है। जैसे वो सुई में धागा डालने वाला उदाहरण। जब तक बच्चे के हाथ की छोटी मांसपेशियां परिपक्व नहीं होंगी, आप उसे कितनी भी ट्रेनिंग दे दें, वो सुई में धागा नहीं डाल सकता। एग्जैक्टली और यहीं पर मनोविज्ञान के दो सबसे बड़े विचारकों जीन पियाजे और लेव वाइगोत्स्की के बीच एक ऐतिहासिक मतभेद सामने आता है। ओहो, पियाजे और वाइगोत्स्की दोनों ने क्या अलग बात कही? दोनों मानते थे कि सीखना और विकास जुड़े हुए हैं, लेकिन पहले क्या आता है इस पर दोनों के विचार अलग थे। जीन पियाजे का मानना था कि पहले विकास होता है, उसके बाद अधिगम। अच्छा, तो पियाजे के अनुसार बच्चा एक निश्चित उम्र पर पहुंचेगा, उसका दिमाग परिपक्व होगा, तभी वो सीख पाएगा। ये तो ऐसा है जैसे पहले ओवन का तापमान सही होना चाहिए, मतलब ओवन पूरी तरह से गर्म होना चाहिए। ये हो गया विकास। हाँ हाँ, सही जा रही हैं आप। तभी आप उसमें केक बेक कर सकते हैं, जो हो गया अधिगम। बिना सही तापमान के बेकिंग हो ही नहीं सकती। ये बहुत ही प्रासंगिक तुलना है। पियाजे का मानना था कि उम्र और जैविक परिपक्वता ही तय करती है कि बच्चा क्या सीख सकता है। लेकिन लेव वाइगोत्स्की का नजरिया इससे बिल्कुल उलट था, है ना? बिल्कुल। वाइगोत्स्की ने कहा कि अधिगम विकास से आगे चल सकता है। उनका मानना था कि अगर किसी को समाज का या किसी अधिक जानकार व्यक्ति का सही मार्गदर्शन मिले तो वो अपनी उम्र से आगे की चीजें भी सीख सकता है। अरे वाह! अगर हम उसी एनालॉजी को आगे बढ़ाएं तो वाइगोत्स्की कह रहे हैं भी समाज रूपी एक मास्टर शेफ अगर आपके साथ खड़ा है तो आप अपने ओवन के वर्तमान तापमान के भरोसे बैठे रहने के बजाय उन तकनीकों का इस्तेमाल करके कहीं बेहतर बेकिंग सीख सकते हैं। बिल्कुल। आप केवल अपनी उम्र या जैविक परिपक्वता के गुलाम नहीं हैं। और वाइगोत्स्की का ये सिद्धांत आज कॉर्पोरेट दुनिया और वयस्क शिक्षण में बहुत इस्तेमाल होता है, जहां मेंटरशिप के जरिए लोग जटिल काम सीख लेते हैं। ये पूरी चर्चा सच में हमारे अपने अस्तित्व को देखने का नजरिया ही बदल देती है। हाँ, पियाजे और वाइगोत्स्की दोनों अपनी अपनी जगह सही हैं। प्राकृतिक परिपक्वता भी जरूरी है, लेकिन सामाजिक मार्गदर्शन उस परिपक्वता की सीमाओं का विस्तार कर देता है। तो अगर हम आज के इस विस्तृत विश्लेषण के मुख्य बिंदुओं को समेटें तो हमने समझा कि विकास अभिवृद्धि से कहीं बड़ा है। ये सिर्फ शरीर का ढांचा बदलने तक सीमित नहीं है, बल्कि गर्भ से कब्र तक काम करने के तरीके को बेहतर बनाने की यात्रा है। जी, और हमने PCSE यानी चारों आयामों को भी देखा। हाँ, और COPDS के सिद्धांत, दिशा का सिद्धांत, वर्तुलाकार गति और अंत में रटने को नकारते हुए अधिगम और विकास का रिश्ता। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए सीखने वालों के लिए मैं यहाँ एक अंतिम सवाल छोड़ना चाहूंगा। जी बिल्कुल। आज हमने देखा कि रटना असली सीखना नहीं है और विकास जीवन भर चलने वाली एक गुणात्मक प्रक्रिया है। तो ये हमें सोचने पर मजबूर करता है। एक वयस्क के रूप में हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में हम जो कुछ भी कर रहे हैं उसमें से कितना हिस्सा हम सिर्फ आदतन रट कर दोहरा रहे हैं और कितने हिस्से में हम वास्तव में अपने दिमाग और भावनाओं का विकास कर रहे हैं। क्या उम्र बढ़ने के साथ हमने सच में सीखना जारी रखा है या हम बस अभिवृद्धि के रुकने के बाद ठहर गए हैं? उफ, ये सच में एक बहुत ही गहरा विचार है। क्या हम सिर्फ एक मशीन की तरह रूटीन को जी रहे हैं या सच में विकसित हो रहे हैं? सीखने वालों के लिए खुद के विकास की प्रक्रिया को निहारने की ये यात्रा कभी खत्म नहीं होती। द डीप डाइव के इस विस्तृत विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो के लास्ट में आपसे हमें क्वेश्चन पूछना है कि विकास का कौन सा आयाम हमें सोचने, तर्क करने और समस्या समाधान से संबंधित है। उत्तर अपना कमेंट में दीजिए। थैंक फॉर वॉचिंग। देखने के लिए धन्यवाद। अगर यह वीडियो आपके लिए उपयोगी रहा हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। रैंक अप एजुकेशन। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा बच्चों के विकास के सिद्धांत, प्रिंसिपल्स ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन।